बेटा हम यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो इसमें से सबसे पहले आपको टर्म समझना है हमारा यहाँ पे क्या, कि कॉस्ट किसे कहा गया है। ठीक है, कॉस्ट किसे कहते हैं। देखो कॉस्ट का मतलब हमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है, या कॉस्ट का मतलब अगर हिंदी में ना आप छोटी क्लासेस 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, किसी भी चीज को बनाने की लागत। लागत क्या होती है भाई, मैंने क्या करा, एक शर्ट बनाई है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है बेटा उस शर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या खरीदा होगा, रॉ मटेरियल। ठीक है ना, उस रॉ मटेरियल में सबसे पहले क्या आया होगा बेटा, क्लॉथ आया होगा। सपोज करो वो क्लॉथ कितने का था, 100 रुपए का, एक एग्जांपल के तौर पे। फिर क्या है, उसके अंदर बटन्स आए होंगे, मान लो वो आए 20 रुपए के। ठीक है, फिर धागा, या उसे हम सीधा ले लेते हैं किसके अंदर, स्टिचिंग के पार्ट के अंदर, सिलाई ले ली, मान लो उसने फिर से 100 रुपए। तो अगर मैं उस पूरी शर्ट की कॉस्ट देखूंगा तो वो क्या हो गई बेटा, यहाँ पे 220 हो गई। तो कॉस्ट क्या हुआ, उस शर्ट को बनाने तक जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, यानी किसी भी चीज को बनाने पे किया गया खर्चा, यानी उसको रेडी टू यूज करने में जो भी हम खर्चा करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, कॉस्ट कहलाती है, लागत कहलाती है। यहाँ पे ये लागत बन गई उसकी। ठीक है, अब इसके अंदर ना देखो, यहीं से एक एग्जांपल उठाएंगे, हमने ना काफी सारी चीजें पढ़ी, क्लोथ, बटन, स्टिचिंग वगैरह, तो यहीं से हमारा अभी अब एक कॉन्सेप्ट जाएगा, इस एग्जांपल को याद रखना बस आप। ठीक है, अब कॉस्ट है क्या समझते हैं। कहते हैं कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी बेसिकली जो टोटल खर्चा किया जाता है किसके ऊपर बेटा, दो तरीके की कॉस्ट होती है हमारी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब कहोगे सर ये कॉस्ट होती क्या है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कहा किसे गया है। ठीक है, अब समझना इसको, डिफरेंस बिटवीन अ इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इस टॉपिक को आप लेके चलना बेटा इसके अंदर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैसे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को पढ़ने से पहले ना मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझना। सपोज करो बेटा आप इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है जहां पे आप अभी पढ़ रहे हो, ये प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने किस पे ले रखी है बच्चे, यहाँ पे रेंट पे ले रखी है। किस पे ले रखी है, तो यानी जो यहाँ का ओनर होगा मैं उसको रेंट पे कर रहा हूं। जो मेरी पॉकेट से डायरेक्टली खर्चा होगा किसी भी चीज को बनाने के लिए, जो मेरी पॉकेट से डायरेक्टली खर्चा होगा, यानी डायरेक्टली पेमेंट मैं करूंगा, वो मेरी सारी कौन सी कॉस्ट कहलाएंगी बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, मेरी एक्सप्लिसिट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्पष्ट लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है बेटा मेरा वो खर्चा जो कि डायरेक्टली मेरे पास से नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्चा है। अब कहोगे सर ऐसा खर्चा होता कौन सा है। अब इसी एग्जांपल को रिलेट करता हूं कि ये प्रॉपर्टी अब आपको पता है मैं रेंट पे नहीं ले रखा, ये है तो मेरी, लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोचिंग ना दे रहा होता तो ऑब्वियसली बात है इसे मैं कहीं रेंट पे देता, तो वहां से मेरे को रेंट मिलता नहीं मिलता। तो मान लो इसका प्रॉपर्टी का मेरे को 40,000 रुपए रेंट मिल रहा था, अब वो रेंट क्या मेरे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से मेरी जो इनकम थी वो कम हुई नहीं हुई, कम हो गई ना। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली हमारी पॉकेट से ना जाके क्या होती है, इनडायरेक्ट वे में हमारे पास से कम हो जाती है। और एग्जांपल लेते हैं, समझना। यहां पे सपोज करो इंस्टीट्यूट रन करा, मैंने टीचर्स हायर करे, उन टीचर्स को हायर करके मैं उनको सैलरी पे कर रहा हूं, कौन सी कॉस्ट होगी ये, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट हो रही है। अब हुआ क्या, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मैम पढ़ा रही हैं, तो दोनों ही घर के बंदे हो गए, तो सैलरी तो कोई नहीं दे रहा ना एक दूसरे को। लेकिन अगर मान लो मैम ना पढ़ा रही होती, कहीं पे जॉब कर रही होती, वहां से उन्हें सैलरी मिलती, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो भी तो इनडायरेक्ट वे के अंदर क्या हुआ, मेरी इनकम को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कम कर रहा है। तो कोई भी ऐसा खर्चा या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली मैं अपनी पॉकेट से ना देके इनडायरेक्ट वे में मेरे पास से कम होती है, वो कौन सी होती है बेटा, इम्प्लिसिट। और जो डायरेक्टली हम पे करते हैं वो कौन सी होती है, एक्सप्लिसिट। अब पढ़ते हैं इसको, कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैक्टर प्रोवाइडेड बाय द ओनर। यानी जो फैक्टर्स हमें किसने दिए हुए हैं, ओनर ने। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पे देता तो जो मेरे पास रेंट आता वो कौन सी वैल्यू हो गई, इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू हो गई। यहां क्या है, पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर कॉल्ड मनी कॉस्ट, जो मैं डायरेक्टली किसको पे कर रहा हूं, आउटसाइडर को पे कर रहा हूं। दूसरा, इम्प्यूटेड सैलरी फॉर द ओन सर्विसेज रेंट ऑफ द सेल्फ रेंट। आगे एग्जांपल, अगर मान लो जो मैंने एग्जांपल लिया मैम का, कि अगर वो कहीं पे काम ना करती तो वहां पे क्या मिलती उन्हें बेटा, सैलरी। अगर ये जमीन में किसी को रेंट पे देता तो मुझे क्या मिलता है इस जमीन का, रेंट। तो ये मिल तो नहीं रहा, तो ये क्या हो गई मेरी सारी की सारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। वेजेस टू द लेबर, यानी डायरेक्टली मैंने किसको दिया, लेबर को वेजेस दी। रॉ मटेरियल पे खर्चा किया, परचेज, फ्यूल, यानी जो डायरेक्टली पेमेंट कर रहा हूं वो मेरी सारी क्या है बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होंगी। डू नॉट अपीयर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म, बेटा ऑब्वियसली बात है क्योंकि है ही कौन सी, इनडायरेक्ट है ना,
तो ये दिख तो रही नहीं है मेरे को, तो ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन अपीयर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। रीजन समझ आ गया क्यों होगी क्यों नहीं होगी? सिंपल सा लॉजिक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, एक अंदाजा है। भाई मैं एक एजम्पशन ही तो ले रहा हूं कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर इंस्टीट्यूट ना चला रहा होता तो मैं इसको रेंट पे दे देता। सब क्या है, एक तरीके से एजम्पशन बेस्ड है, तो मेरे को इतना रेंट मिल रहा होता, तो कुछ एक्चुअलिटी तो नहीं है। तो जो चीज एक्चुअल में नहीं है वो अकाउंटिंग में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी, अपीयर नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो मैं डायरेक्टली पेमेंट कर रहा हूं बच्चे, वो सारी की सारी कहां पे रिप्रेजेंट होगी, आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक कॉस्ट किसको मिलकर बनती है बेटा, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा एक तरीके से इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या बोली मैंने आपको, डायरेक्ट पेमेंट टू द आउटसाइडर। भाई मैंने किसी से पैसा लिया तो वो क्या होगा, कैपिटल, और उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो कौन सी कॉस्ट हो गई, ये इम्प्लिसिट हो गई। क्या हो गई ये, इंप्यूटेड सैलरी। इंप्यूटेड सैलरी कौन सी हो गई बेटा, अपनी। अगर मैं जॉब करता तो मेरे को इतनी सैलरी मिलती। इंप्यूटेड रेंट यानी अपनी जमीन का जो रेंट है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखो इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है कैलकुलेट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आप कहोगे सर इम्प्लिसिट तो दे रखी है, एक्सप्लिसिट नहीं दे रखी, क्यों नहीं दे रखी, अभी समझ जाओगे आप। बेटा इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स असेट्स, मैंने कहीं पे फिक्स इन्वेस्टमेंट करी है यानी फिक्स असेट्स खरीदी है, उस पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 200 की, वो कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? एग्जाम्पल समझो, समझना, धीरे से आंसर दो, समझो। भाई ये प्रॉपर्टी हो सकता है मैंने रेंट पे ले रखी हो, लेकिन अगर ये पैनल जो यहाँ पे लगा हुआ है ये तो रेंट पे नहीं आया होगा, ये तो मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो इस पैनल की कॉस्ट कैसे पे करी होगी, मैंने डायरेक्टली पे करी होगी। यहाँ पे एसी लग रहा है, पंखा लग रहा है, उसकी कॉस्ट कैसे पे करूंगा बेटा, डायरेक्ट पे करूंगा ना। तो वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी मेरी, एक्सप्लिसिट। यानी वो जो 2000 रुपए वो कहां पे आएंगे बेटा, आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएंगे। क्लियर है बच्चे? अगला, बोरोइंग्स एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। 1500 रुपए की मैंने बोरोइंग्स करी, जिसके ऊपर मेरे को ब्याज कितना देना है बेटा, 12%। तो ब्याज किसको देना है, मेरे को देना है। कैसे देना है, डायरेक्टली तो दूंगा उसे। तो 1500 का क्या निकाल लोगे आप, 12%। तो कितना आएगा ये बेटा, एक तरीके से 180 आएगा। वेजिस पेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो डायरेक्टली पता चल रहा है, इस साल मैंने वेजिस पे करी, तो कौन सी हो गई, डायरेक्ट खर्चा हुआ ना, तो फिर से क्या हो गई बेटा ये। अगला, एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग। समझो क्या कह रहा है यहां पे, कितना है बेटा, एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द ओनर्स बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग का उसका जो एनुअल रेंटल था। एनुअल रेंटल क्या होता है बच्चे, जो अगर वो रेंट पे देता तो उसको मिलता। वैल्यू ऑफ असेट्स एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, 1000 हो गई। एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विस ऑफ द ओनर, देखो बेटा ये इंप्लिसिट हुई, कौन सी है ये, 1000 था ना यहां पे, डिवाइडेड बाय कितने साल चलनी थी ये, तो पर ईयर की कॉस्ट कितनी थी, 100। लेकिन कौन सी कॉस्ट है, एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द ओनर बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी जो असेट्स वो यूज कर रहा है, अगर वो उसे चलाता है तो कितने टाइम चलेगी वो, 10 साल। तो कितनी यूज होगी हर साल, 100। उसके बाद क्या है, एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विस ऑफ द ओनर, यानी ओनर ने ही अपनी क्या दे रखी है बेटा, मैनेजमेंट सर्विस दे रखी है, तो ओनर अलग से पे नहीं कर रहा, अपनी ही सर्विस लगा रखी है। तो ये भी क्या हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 60 क्या है, 60 कहां से आया है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, यहां पे इसे लगा लो बेटा, एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द फैक्ट्रीज, ये कितनी हो गई आपकी। अब इसका टोटल कर लो आप, कितना आया आपका, 400 आया। तो ये क्या हो गई बेटा, सारी की सारी आपकी इम्प्लिसिट, और ये क्या हो गई, सारी की सारी आपकी, ठीक है। शॉर्ट में याद रखो, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं, सिंपल क्या, जो मैं अपनी जेब से पैसा निकाल के डायरेक्टली दूंगा एक्सप्लिसिट, जो इनडायरेक्ट वे में मेरे पास से कम होगा वो सारी की सारी इम्प्लिसिट, ठीक है। अब यहां से बात करेंगे बेटा आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट की। सिंपल सी बात समझो पहले बच्चे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी ऐसी कॉस्ट, देखो यहां लिखा है पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसके लिए ना हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले अपना, उसको समझना है यहां पे ध्यान से। देखो बच्चे, अब एक फैक्टर होता है बेटा मेरे पास वेरिएबल फैक्टर, और एक फैक्टर होता है बच्चे मेरे पास फिक्स फैक्टर, ठीक है। अब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को पहले समझते हैं।
change with the change in production remain fixed। ये हमेशा क्या रहता है बेटा हमारा? एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा यहां पे, मान लो लेबर, वर्कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा फैक्ट्री में, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो मेरा बिजली का बिल ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। प्रोडक्शन कम करूंगा तो फैक्ट्री में बिल कैसे आएगा बेटा? कम आएगा। अगर मेरे को प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो मेरे को लेबर बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन कम करना है तो मैं लेबर को घटा सकता हूं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कौन से हो गए? वेरिएबल फैक्टर। मैंने क्या लिखा? चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इनके बीच में और प्रोडक्शन के बीच में जो लिंक होता है बेटा, वो कौन सा लिंक होता है? पॉजिटिव लिंक होता है। पॉजिटिव मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये सब भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो ये सब भी क्या होंगे बच्चे? यहां कम होंगे। अब जो मैंने यहां पे लिखा फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर के आगे क्या लिखा है मैंने? रिमेन फिक्स। ये हमेशा क्या रहेगा बच्चे? फिक्स। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं ना, सिंपल सा, फैक्ट्री रेंट। अब आप खुद सोचो बेटा, फैक्ट्री का रेंट है आपका कितना? 1,00,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, है ना भाई? अब आप 1,00,000 रुपए उस फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो। आप वहां पे 100 यूनिट बनाओ, आप वहां पे 1000 यूनिट बनाओ, आप वहां 500 यूनिट बनाओ, या आप पूरे महीने वहां पे कुछ काम मत करो, आप खाली रहते रहो, तो क्या आपको रेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। यानी ये मेरा कौन सा फैक्टर हो गया बेटा? एक तरीके से फिक्स फैक्टर हो गया, यानी कि जो जाना ही जाना है, जाना ही। तो अब जितना भी खर्चा, देखो अब यहां पे और चीज समझ लो, इसी के अंदर एक डेफिनेशन और क्लियर करता हूं आपके बच्चे। एक्सपेंस incurred on variable factors is known as variable cost। यानी वेरिएबल फैक्टर पे किया गया खर्चा क्या कहलाता है बेटा? हमारी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। यानी बिजली का बिल जो आप पे कर रहे हो वो कौन सी कॉस्ट हो गई? आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और ऐसे ही एक्सपेंस incurred on fixed factor is known as fixed cost। और फिक्स फैक्टर पे किया गया खर्चा क्या कहलाता है बेटा? हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाता है। ये चीजें क्लियर हो गई बेटा सबको? शॉर्ट रन के मतलब वेरिएबल फैक्टर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स क्या है, क्लियर अच्छे से? अब इससे आगे समझना, यहाँ पे इन दोनों की बेस पे मैं अब आपसे क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पे सुनना, ठीक है? अब समझना, सपोज करो बेटा हमारे पास ना दो तरीके के टाइम पीरियड्स होते हैं। वो जो दो टाइम पीरियड है बेटा, एक को नाम देते हैं बेटा हम यहां पे लॉन्ग रन, यानी कि मोर देन अ ईयर, जो एक साल से ज्यादा का समय होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? यहां पे लॉन्ग रन बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पे क्या, शॉर्ट रन की, विद इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर अंदर का समय जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा यहाँ पे शॉर्ट रन कहलाता है। अब एक एग्जांपल समझना और उसका आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको ऊपर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो पढ़ाऊंगा वो आपको सब समझ आएगा अपने आप। एक एग्जांपल मेरा ये है, मान लो बेटा एक कंपनी है, वो क्या मैन्युफैक्चर करती है बेटा? कूलर बनाने का काम है उसका। क्या काम है बेटा? ठीक है। सडनली हुआ क्या कि मार्केट के अंदर क्या लगा, एटमोस्फेयर के अंदर क्या हुआ कि बहुत तेज गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो गई। बहुत तेज गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कूलर की डिमांड ना सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई मार्केट के अंदर। तो जो उसको ऑर्डर देता था उसने कहा भैया एक काम करो, मेरे को ना 5,000 कूलर बना के दो। क्या दो? 5,000 कूलर बना के दो। वो भी कितने महीने में बना के दो?
तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी, ठीक है सर कूलर बनाने हैं 3 महीने में बनाने, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया, शॉर्ट रन का हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उसे कूलर बढ़ाने हैं या बनाने ज्यादा करने हैं, तो मैं आपको ना कुछ फैक्टर्स लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, आप मेरे को ये बताएंगे कि इसमें से वो कौन सा बढ़ाएगा, यानी प्रोडक्शन तेज करना है तो इनमें से वो कौन सा फैक्टर बढ़ाएगा। तो अब देखना वो फैक्टर्स क्या है। भाई मेरे पास एक ऑप्शन है कि वो लेबर बढ़ाए, वर्किंग आवर्स बढ़ाए। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई वो लेबर ज्यादा बढ़ा ले और जहां 8 घंटे काम करता तो वो 3 शिफ्ट लगा के 24 घंटे फैक्ट्री चलाए अपनी। एक ऑप्शन क्या है बेटा, वो क्या करे, न्यू फैक्ट्री लगाए या न्यू प्लांट लगाए, या तो वो नई फैक्ट्री लगा ले या नया प्लांट लगा ले। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि 3 महीने में बेटर ऑप्शन कौन सा है हमारा, लेबर और वर्किंग आवर्स वाला। यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है वो समझना है हमें कि इन शॉर्ट रन वी कैन चेंज ओनली आवर वेरिएबल फैक्टर्स। ये कौन से फैक्टर्स हैं बेटा, इसके वेरिएबल फैक्टर। लेकिन इन शॉर्ट रन वी कांट चेंज आवर फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर को हम चेंज, ऑब्वियस सी बात है, समझ आ गई ना ये कि शॉर्ट रन के अंदर हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज, ठीक है। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को, इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं लॉन्ग रन के हिसाब से कि भाई उसने कहा था 5,000 कूलर है, अब वो कहता है कि भैया एक काम करो, इस साल तो जो होना था वो हो गया, अब एक काम करना, मुझे जो नेक्स्ट ईयर है ना उस टाइम पे 5,000 कूलर दे देना बना के। आप कब देना है, अगले साल देना है। तो अब अगले साल के अंदर मैं अगेन ध्यान से सुनना, अब यहां पे अब हमारे पास दोबारा से वही ऑप्शन है कि भाई मैं यहां पे लेबर या फिर वर्किंग आवर्स, ठीक है बच्चे, और दूसरी तरफ क्या है बेटा मेरे पास, फैक्ट्री या फिर अपना प्लांट। अब मैं क्या चेंज करूंगा, भाई आप फैक्ट्री भी बदल सकते हो, प्लांट भी नया लगा सकते हो, लेबर भी बढ़ा सकते हो, वर्किंग आवर्स भी बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि बेटा इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स क्या बन जाते हैं हमारे, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है, वो फैक्टर जो हम चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा मेरे वेरिएबल फैक्टर। लेकिन शॉर्ट रन में मैं कौन से फैक्टर चेंज कर पाऊंगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकता हूं, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब जब ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो अब बेटा आप अपने पॉइंट पे आएंगे ना, इस वाले पे। अब देखो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। कहता है पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। वो कौन सा पीरियड होता है बेटा हमारा, शॉर्ट, अभी बताया आपको मैंने। लॉन्ग रन पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स आर, सारे फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा हमारे, वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred in the short run on variable factors are called a short run cost। जो शॉर्ट रन में मैं पे करता हूं वो सारी कॉस्ट क्या कहलाती है बेटा मेरी, शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑन ऑल द फैक्टर्स इन लॉन्ग रन, ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल आर लॉन्ग रन कॉस्ट। तो सिंपल याद कर लो, सिंपल बता रहा हूं आपको इसका कंक्लूजन। शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन के ऊपर किया गया खर्चा शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाती है बच्चे, और लॉन्ग रन पे किया गया खर्चा क्या कहलाएगी आपकी, लॉन्ग रन। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट फंक्शन। अब यहां पे बेटा देखो इकोनॉमिक्स का वही रूल जो मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं, जहां पे भी फंक्शन वर्ड लग गया, जहां पे भी फंक्शन वर्ड लग गया वो किसी ना किसी रिलेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, वो रिलेशन को। कहता है इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, यानी कितना पैसा लग के कितना आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, तो देखो सिंबॉलिकली द कॉस्ट फंक्शन इज, C stands for cost, यहां पे लिखा भी है, और Q stands for output, ये लिखा। यानी कितना पैसा लगा के, कितनी कॉस्ट लगा के मैं जितना आउटपुट निकाल पाता हूं, उसका जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है बेटा मेरा, कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी इंपॉर्टेंट में ही लेके चलना। देखो बच्चे यहां अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसकी हिंदी मतलब समझो। कॉस्ट का मतलब क्या बताया बच्चे, लागत। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, अवसर होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को। एग्जांपल समझना आप यहाँ पे, सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ा के 1 लाख रुपया बन रहा है, मेरे को कहीं से जॉब ऑफर आता है कि सर आप एक काम करो, हम आपको ना 2 लाख रुपए पर मंथ देंगे, आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लो।
अब मैं वहां पे जाता हूं तो बेटा मेरी जो सैलरी है या मेरी इनकम है उसमें इंक्रीमेंट कितने का आया, 2 लाख का या 1 लाख का? 1 लाख का। रीजन समझो क्यों आया, क्योंकि उस 2 लाख पे जाने के लिए मेरे को पहले क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 लाख सेक्रीफाइस करूंगा तभी तो 2 लाख आएंगे। तो यानी जो उस 2 लाख के लिए मैंने 1 लाख सेक्रीफाइस करा, वो जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी एक अच्छे अफसर को पाने के लिए जो मैं पिछला सेक्रीफाइस करता हूं ना बच्चे, वो क्या कहलाता है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। देखो लिखा भी है, डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, समझना यहां पे, आपके पास मान लो एक कॉलेज है ये श्यामलाल, और एक है बेटा आपका मान लो एसआरसीसी ले लेते हैं, है ना भाई। 2 कॉलेज है, दोनों में आपका लिस्ट में नंबर आ गया एक एग्जांपल के तौर पे, तो दोनों में तो नहीं पढ़ पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आपके पास चॉइस, ऑब्वियस सी बात क्या होगी कि आप इसको छोड़ोगे और इसको लोगे। तो एसआरसीसी को गेन करने के लिए यानी पाने के लिए इसमें एडमिशन आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, श्यामलाल सेक्रीफाइस करना पड़ा ना। तो श्यामलाल क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी कि अच्छे अफसर को पाने के लिए जो मैंने पिछला सेक्रीफाइस कर दिया बच्चे, वो क्या कहलाती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ विद ₹2000 यू कैन प्रोड्यूस अ बाइसिकल और अ रेडियो सेट। आप 2000 रुपए में क्या कर सकते हो बेटा, या तो बाइसिकल या रेडियो सेट बना सकते हो। एंड यू डिसाइड टू प्रोड्यूस अ रेडियो सेट, और आपने क्या डिसाइड किया कि मैं रेडियो सेट बनाऊंगा। In this case, opportunity cost of a radio set is equals to the cost of a bicycle that he has to sacrifice. तो यहाँ रेडियो बनाने के लिए उसे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा बच्चे, बाइसिकल। तो बाइसिकल क्या बन जाएगी उसकी यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे आती है बेटा आपकी सारी की सारी शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। पहले एक एक करके समझते हैं बेटा। देखो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीसी। क्या होता है, टीसी मींस टोटल कॉस्ट बनेगी कैसे बेटा, हमने 2 कॉस्ट पढ़ी थी अभी, एक थी फिक्स कॉस्ट और एक थी, सीधी सी बात है भाई, या तो मैं लेबर लगाऊंगा या मशीन लगाऊंगा, 2 ही फैक्टर्स तो लगेंगे, या तो फिक्स फैक्टर लगेंगे या वेरिएबल। और फिक्स फैक्टर पे किया गया खर्चा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर पे किया गया खर्चा, तो यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है बेटा, मेरी टोटल कॉस्ट कहलाती है। यहां इसे प्लस कर देते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब लेकिन यहां पे अगर बच्चे मेरे को निकालनी है क्या, एबीसी। क्या निकालनी है, एबीसी का मतलब है एवरेज वेरिएबल। पूरी इकोनॉमिक्स में एक सिंपल सी ट्रिक है, जिसका भी एवरेज निकालना हो उसे क्वांटिटी से डिवाइड करो। यानी कि अगर मेरे को एबीसी निकालना है ना, तो किसका, टीवीसी डिवाइडेड बाय, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे भाग कर दो बेटा, क्यू से, तो क्या आ जाएगी आपकी, एबीसी निकल आएगी। ऐसे ही अगर आपको क्या निकालनी है अब यहाँ पे, एएफसी। क्या निकालनी है, तो एएफसी किससे बनेगा, टीएफसी से, तो टीएफसी डिवाइडेड बाय। अगर मेरे को क्या निकालनी है यहाँ पे, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या निकालनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अब किसको डिवाइड करूंगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यानी जिसकी आपको एवरेज निकालनी है आप उसको किससे भाग कर दो बेटा, वहां पे क्वांटिटी से भाग कर दो, तो क्या निकल के आ जाएंगी, उनकी एवरेज निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट है क्या, देखो बेटा यहां पे कहता है सम ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन दोज इनपुट व्हिच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ द आउटपुट। देखो फिक्स कॉस्ट क्या बताई थी, वेराई ऑफ आउटपुट का मतलब समझो, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ घटती बढ़ती नहीं है। एग्जांपल दिया हुआ है रेंट ऑफ अ, मैंने दिया था ना एग्जांपल बच्चे, भाई कोविड के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसका रेंट था, फैक्ट्रियां बंद रही लेकिन रेंट तो गया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी बच्चे, अपनी जगह फिक्स रहने वाली है। ठीक है। नेवर जीरो इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, वो कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे प्रोडक्शन क्या कर दो आप अपना जीरो कर दो। आल्सो नोन एज अ ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसे हम ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल है आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। समझना, आप एक नई गाड़ी लेके आए, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है बेटा, किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। देखो आप एक गाड़ी लेके आते हो, आपने क्या करा, बहुत अच्छी आपने क्या बना रखी है, गैरेज बना रखी है, पार्किंग बना रखी है, उस गाड़ी को आपने शोरूम से लाके अपनी गाड़ी में खड़ा कर दिया। आप कहते हो इसे मैं नहीं की नहीं रखूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा, कवर चढ़ाते हो, धोते हो हफ्ते में, फिर कवर ही है, चली नहीं हो, तो क्या आप बताओ ऐसा करने से उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। मतलब आप 10 लाख की गाड़ी लाए हो, आप 3 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको 12 लाख मिल जाएंगे क्योंकि आपने साफ रखी है, नहीं मिलेंगे ना। उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, हमेशा कम ही होगी, आप चलाओ चाहे, है ना। तो डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट हो गई, उसकी एक फिक्स कॉस्ट हो गई जो होनी ही होनी है, आप उसका यूज करो चाहे आप उसका यूज, ठीक है बच्चे। अब
एक टेबुलर प्रेजेंटेशन से समझते हैं। देखो ये आउटपुट है और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो मैंने क्या बताया, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है बच्चे, हमेशा फिक्स। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हो गया टोटल एक्स एक्सिस है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बच्चे मेरा, तो वाई एक्सिस पे क्या है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और आउटपुट किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है बेटा मेरी, सेम। तो ये किसके पैरेलल बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाली है हमारी, कांस्टेंट रहने वाली है। अगला टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है क्या, incurred on the factor input whose quantity varies with the change in the level of output। यानी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है बेटा, जो कि प्रोडक्शन के साथ क्या होती चली जाती है, घटती बढ़ती रहती है। या मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा लिंक होता है इसमें, पॉजिटिव लिंक। प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट भी। एग्जांपल रॉ मटेरियल, भाई कच्चा माल कितना लगाओगे, समझो आप 50 जनों का खाना बनाओगे तो 50 जनों के हिसाब से आटा लगेगा, 100 जनों का खाना बनाओगे तो 100 जनों के हिसाब से आटा लगेगा। यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्शन के साथ बढ़ती रहेगी। और अगर बंदे कम होते रहेंगे तो आटा भी क्या होता जाएगा, कम, यानी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी आपकी, कम। ऐसी वेजेस ऑफ अ वर्कर, यानी कि अगर आपने 2 मंजिल डाला मकान तो उतनी वर्कर को लेबर जाएगी, 4 मंजिल डालोगे तो उतनी लेबर जाएगी। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है बेटा। और इसमें क्या लिखा है देखो, जीरो एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब मान लो इस रूम के अंदर 1 मीटर लगा हुआ है और मैं किसी रीजन से 15 दिन यहाँ पे लाइट ही ऑन नहीं करूंगा, तो क्या बिजली का बिल आएगा, नहीं आएगा ना। तो यानी वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी हो सकती है। जब आप कुछ यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो। और आप ज्यादा यूज करोगे तो क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये बेटा हमेशा कैसे बनती है, आपकी सांप की तरह बनती है। रीजन समझना, इसके बीच में क्या है बेटा, एक तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये भी क्या है बेटा, यहाँ पे वाई एक्सिस है। मैंने क्या बताया बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी बेटा। अब कहते हैं हैज इनवर्स एस शेप ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। देखो अब मान लो बच्चे यहां पे समझो, यहां पे सपोज करो 100 रुपए का बिल आया, बिजली का बिल कितना आया, 100 रुपए, एक वेरिएबल कॉस्ट है। 20 बच्चे पढ़ रहे थे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई मेरी। अब मैंने यहां पे 200 बच्चे पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल। अब क्या हुआ बेटा, यहां पे मान लो 20 ही कॉस्ट थी आपकी, कॉस्ट कितनी है अभी भी आपकी, अब कितनी आएगी बेटा ये, लेकिन अब मान लो यहां पे कितने हो गए 400, अब भी ये कितनी है, अब ये कितनी आएगी। तो यानी आप देखोगे जब ये बढ़ती है ना, तो लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या कहेगा कि जैसे जैसे ये कॉस्ट बढ़ेगी, पहले कितनी बढ़ी 10 पॉइंट से, फिर कितने पॉइंट से बढ़ी बेटा यहाँ 8, फिर कितने से 6, फिर 4, फिर 4 और फिर कितने से बढ़ रही है यहाँ फिर से 6। तो ये क्या होती है कि बढ़ती रहती है और एक टाइम पे आगे क्या होगी, घटती भी रहेगी। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अभी मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको, प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ेंगे हम, वो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि किस तरीके से बढ़ती है और क्यों ये कम होती है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो हमेशा कैसे बनता है आपका, एस शेप में बनता है। इनवर्स एस बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि पहले हमेशा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, उसके बाद क्या होती है, दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे भी हो रहा है ना, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन क्या हुआ देखो 24 से 28 गई, कितने पॉइंट बढ़ी 4, 28 से 32 गई, फिर कितने पॉइंट बढ़ी दोनों यहाँ पे 4 4, तो यहाँ कांस्टेंट हुई। उसके बाद फिर से क्या हो गई 6 पॉइंट बढ़ी, उसके बाद फिर से कितने पॉइंट बढ़ी 8 पॉइंट बढ़ी। तो यानी अब दोबारा क्या हो गई बेटा, वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो इसी को ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहले बढ़ेगी, फिर यहां कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से बढ़ेगी। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से इनवर्स एस बनता है हमारा। क्या बनता है बच्चे यहां पे, इनवर्स, ठीक है। अब ये आपका क्या है बेटा, देखो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिफरेंस क्या, difference between a total fixed cost and total variable incurred on the fixed factor of a production like machine, wages of a permanent employee, etc. incurred on the variable factor like raw material और labor। ये वाला मेन पॉइंट है, समझो। कहता है डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ये प्रोडक्शन के साथ घटेगा बढ़ेगा, चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी बेटा, कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो, लेकिन ये हमेशा, अगर आपका प्रोडक्शन जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व इज इनवर्स एस शेप, यही हमने अभी पढ़ा भी था, ठीक है। टोटल कॉस्ट, कहते हैं सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज अ टोटल कॉस्ट। ये अभी हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला है ये, बेसिकली न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारे अभी।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट और यहाँ पे क्या दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल, तो देखो 10 प्लस 0 कितना आया 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28। तो ऐसे करते करते क्या निकाल ली बच्चे मैंने यहाँ पे 28 निकल गई। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इस ग्राफ को थोड़े ध्यान से देखना बेटा, टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। आप टोटल कॉस्ट भूल जाओ, अभी मैंने दो ग्राफ बताए थे बच्चे, एक बताया था किसका, टीएफसी का। टीएफसी का किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के, ये रहा जी, बन गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर मैंने वेरिएबल का क्या बताया, इनवर्स एस, ये रहा जी वेरिएबल का इनवर्स एस, ठीक है। लेकिन आप टोटल कॉस्ट वाला ग्राफ देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, किससे ऊपर, टीएफसी से ऊपर स्टार्ट हो रहा है। किससे ऊपर स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये टीएफसी से ऊपर। अब क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि ऐसा क्यों होता है कि जो टीसी का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, रीजन है भाई टीसी इज द समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। तो यानी कि अगर आपका आउटपुट जीरो भी है तो टोटल फिक्स तो जीरो नहीं हो सकती कभी भी, तो एटलीस्ट जो टोटल कॉस्ट होगी, देखो आप पहली स्टेज पे देखो, जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है बेटा, हमारी टीएफसी के बराबर है ना। टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, तो इसीलिए जो इसका ग्राफ होता है एटलीस्ट कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा टीएफसी के ऊपर से ही स्टार्ट होगा। क्यों, एटलीस्ट वो किसके बराबर होगा, हमेशा टीएफसी के बराबर तो होगा ही होगा, इवन आपका प्रोडक्शन क्या हो, जीरो क्यों ना हो, ठीक है। अगला एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट का अभी क्या बताया था मैंने आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो लिखा भी है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट, इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फिक्स फैक्टर। ये क्या होती है, एक तरीके से पर यूनिट कॉस्ट होती है हमारी फिक्स फैक्टर की, ठीक है। ये याद कर लेना कि एएफसी कर्व जो होता है ना बेटा, इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंडिकेटिंग सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स एज टीएफसी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। देखो बेटा टीएफसी क्या रहने वाला है मेरा, कांस्टेंट, टीएफसी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहता है। तो जब मैं एएफसी निकालूंगा तो वो जो बढ़ेगा ना या घटेगा, वो हमेशा कैसे बढ़ेगा, सेम रेशो में बढ़ेगा या सेम रेशो में घटेगा। क्योंकि टीएफसी क्या है भाई, एएफसी निकाल किससे रहे हो आप, टीएफसी से निकाल रहे हो बच्चे, फॉर्मूला क्या है, टीएफसी अपॉन में क्यू, ठीक है। तो यहां लिखा भी हुआ है, कहते हैं एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंडिकेटिंग सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट एज टीएफसी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। क्योंकि टीएफसी क्या रहने वाला है बेटा मेरा, हर जगह पे कांस्टेंट रहने वाला है। ये देखिए यहां पे, देखो बच्चे यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड क्या रहता है इसका, लगभग सेम रहेगा आपका भाई। जब आप डिवाइड करोगे पहले इनफाइनाइट, फिर 10, 5, 3, 2.5, क्यों, क्योंकि यहां से देखो ये 10 से स्टार्ट हुआ ना, ये जब घटना स्टार्ट होगा तो ये इस तरीके से बनेगा। पहले ये यहाँ आया 10 था ना पहला, ये रहा, उसके बाद कितना हुआ बेटा, ये 5, ये पॉइंट किसका हो गया, इसका 5, 5 के बाद कितना हुआ 3.3, उसके बाद कितना हुआ 2, 2 के बाद कितना हुआ 1.67, फिर 1.43 और उसके बाद कितना हो गया 1. तो यहां पे आगे ये क्या बन जाता है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। रीजन क्या है, अब आप जितनी मर्जी यूनिट बढ़ाते जाओ, जितनी मर्जी यूनिट बढ़ाते जाओ, तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं लाएगा अपने अंदर, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे तो 10 ही था ना, इसको मैंने यहाँ 9 ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 10 डिवाइडेड बाय, यही होगा नहीं होगा 10 डिवाइडेड बाय। अब जब आप 10 को डिवाइड कर लो यहाँ पे 9 से, देखो कितना आया, 10 डिवाइडेड बाई आपने करा 9, तो अब कितना आया बच्चे, यहाँ पे आया 1.11, कितना आया 1. अगर मैं 10 यूनिट भी लेता हूं तो 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा बेटा ये, तो यानी यहाँ पे आगे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एक तरीके से सेम है। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, यहाँ पे आगे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट कर देता है। समझ आ गया क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है बच्चे, हमेशा हमारी सेम रहती है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कहता है फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। फॉल्स इनिशियली, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कहता है फॉल्स इनिशियली, स्टार्टिंग में क्या होगी, कम होगी, रीच इज मिनिमम, मिनिमम पे आएगी, एंड राइज आफ्टर द पॉइंट ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी हैज बीन रीच्ड। देखो कभी भी किसी चीज की जो एवरेज कॉस्ट होती है, देखो बच्चे यहाँ पे पहले क्या होगी बेटा, वो कम होगी, फिर कांस्टेंट होगी, और उसके बाद क्या होगी, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। रीजन समझना यहाँ पे, समझो बेटा इधर की तरफ। भाई मान लो बिजली का बिल आ रहा है, यही एग्जांपल 2000, मैं यहाँ पे मान लो पढ़ा रहा हूँ कितने बच्चे बेटा 40, तो मैं अगर यहाँ पे मान लो ये वेरिएबल कॉस्ट है ना मेरी, तो इसका एवरेज निकाल रहा हूं, तो ये कितना आ गया बेटा यहाँ पे, यानी पर बच्चे की कॉस्ट कितनी आई 50। अब 2000 ही दिला रहा है, लेकिन अब बच्चे कितने हो गए यहाँ पे मान लो, अब इसको डिवाइड करो,
पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई 40। अब ये एक लिमिट तक तो क्या होगी बेटा घटनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक पीक आवर आएगा, मान लो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है रूम की 100, तो 100 के बाद तो मैं बढ़ा ही नहीं पाऊंगा, तो 100 पे आके क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी ना, हमेशा कितना आएगा 20 रुपए। मान लो ये 100 ले लिया मैंने मैक्सिमम अमाउंट, यहाँ पे कितना है बेटा 2000, तो अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, तो ये 20 रुपए क्या हो गई कांस्टेंट। अब इसके बाद ये कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, इससे ज्यादा अगर मैं कोशिश करूंगा ना, मान लो 100 की जगह मैंने 120 बच्चे भर लिए, तो होगा क्या, एसी जो मैं 25-26 टेम्परेचर पे चला रहा था उसे मेरे को किस पे चलाना पड़ेगा 18 पे, और 18 पे भी वो ट्रिप नहीं करेगा, ट्रिप का मतलब वो बंद नहीं होगा बीच में, रीजन क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी ओवर हो गई थी जिसकी वजह से गर्मी क्या हो जाएगी ज्यादा, तो अब बिजली का बिल कम आएगा या बढ़ जाएगा, तो यानी क्या हुआ कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है पहले कम होती है, एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, और उसके बाद भी आप अगर कोशिश करोगे उसे कम करने की तो कम होने की जगह क्या हो जाएगी बेटा उसके बाद वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या है यहाँ पे लिखी हुई है तीनों चीजें, ठीक है। इसीलिए इसका कर्व भी देखो कैसे बनता है, पहले घटी कांस्टेंट और उसके बाद क्या हो गई दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो पहले क्या हुई 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6, देखो 6.4 तक तो ठीक था, 6.3 भी हो गया, अब इसके बाद घटी या बढ़ गई, इसके बाद और बढ़ गई, यानी एक स्टेज के बाद आगे क्या होती है बेटा ये इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले यहाँ कम, फिर और कम, यहाँ पे कांस्टेंट, और उसके बाद क्या होगा बेटा दोबारा से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या है बेटा, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर, ठीक है। ये रहा इसका ग्राफ, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये निकली हुई बेटा, ये हमेशा क्या होती चली जाएगी बेटा आपकी कम होती चली जाएगी, देखो ये रहा, क्यों, देखो एवरेज कॉस्ट है ही क्या बेटा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो जितनी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी एवरेज कॉस्ट भी क्या होती चली जाएगी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पे 14 हुई, तो ये कम होते होते क्या होती जाएगी और कम होती जाएगी, एक स्टेज पे आके क्या होगी, लेकिन ये भी देखो पहले घटेगी फिर कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होने के बाद एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाएगी बेटा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो एसी कब हो गया आपका और एबीसी कब हो गया, ज्यादातर ये कैसे बनते हैं आपके यू शेप्ड में होते हैं, कैसे होते हैं बेटा ये, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ही समझो, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने पे जो मेरा टोटल कॉस्ट यानी टोटल चेंज आता है किसके अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर, और फॉर्मूला क्या है बच्चे इसका यहाँ पे डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको एड ऑन करता हूं, मान लो पहला कितना है बेटा यहाँ पे डैश, डैश तो नहीं होगा, ये हमेशा कितना होगा, मान लो 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, 24 प्लस 4 28, 28 में करेंगे 32, 32 में करोगे 38, 38 में करोगे 46, 46 में करोगे तो ये 52 और ये कितना हो गया 62। समझ आया क्या करा मैंने यहाँ पे, इन सबको क्या कर दो 10, 10 में क्या करे ऐड बेटा मैंने 8, 8 में कितने ऐड करे 6, 6 में कितने करे, तो ये सब क्या होते चले गए ऐड। तो फिर से बोल रहा हूं इस फॉर्मूले को याद कर लेना बच्चे, क्या अगर मैं टोटल कॉस्ट को लेस करता हूं, डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट इज नोन एज अ मार्जिनल कॉस्ट और समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज अ टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसका जो कर्व बनेगा बेटा, इसका कर्व भी क्या बनेगा, देखो आप यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे घट रही है, घटने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, उसके बाद क्या हो गई दोबारा से इंक्रीज, तो यानी ये भी कैसे बनेगा लगभग यू शेप भी हो गया, क्या पहले ऊपर से नीचे आई यहाँ तक, इस पॉइंट से ये क्या हो गई बेटा यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद फिर से क्या हो गई यहाँ पे ये बढ़ गई, ठीक है। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने के बाद अपने एक पॉइंट पे आके क्या होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद दोबारा क्या होती है बच्चे वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है बेटा क्या, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर यू बाउल शेप्ड, वही चीज आ गई जो मैं भी आपको पहले भी बताया था, मैंने अभी लास्ट में क्या बोला था, आप जब मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनाओगे तो ये तीनों कैसे बनते हैं बेटा, यू शेप्ड बनते हैं, यू शेप्ड बाउल बनते हैं। रीजन क्या है, तीनों में एक प्रैक्टिकल रीजन लगेगा हमारा। पहला रीजन क्या कि पहले स्टार्टिंग में क्या होगी बेटा घटेगी, फिर जाके क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगी वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है, कहते हैं इन द बिगिनिंग विद द इंक्रीज इन द आउटपुट एसी एमसी एंड एबीसी फॉल्स बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या कहता है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझना क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे
तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी, लेकिन एक लेवल पे आके क्या हो जाएगी वो कॉस्ट कांस्टेंट, और उसके बाद वो कॉस्ट कम होने की जगह क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल अभी हमने लिया ही था क्या, कि मान लो कि 2000 रुपए की बिलिंग में मैं 40 बच्चे पढ़ाता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट, 50 बच्चे पढ़ाऊंगा तो पर यूनिट कॉस्ट और कम हो जाएगी, 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो और कम हो जाएगी, लेकिन एक लेवल पे आके क्या हो जाएगी वो कांस्टेंट, लेकिन उसके बाद अगर मैं कम करने की कोशिश करूंगा तो वो क्या होगी, कम होने की जगह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट पे आके घटते घटते एसी एमसी एबीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहां पे आने के बाद वो क्या होती है बेटा, फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ याद रखना आप यहां पे, क्लियर है। अब ये आपका ना पूरा कोर्स शेड्यूल है बेटा, एक तरीके से देखो यहाँ पे ना सारे फॉर्मूलाज लग गए होंगे हमारे, मैं आपको पहला और दूसरा करके दिखा रहा हूं एक एक पॉइंट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। भाई आपको क्वेश्चन में मान लो ये गिवन है, ये गिवन है और ये तीन चीजें गिवन है, आपको कहता है टीसी निकालो, एएफसी निकालो, एबीसी, एसी और एमसी, ये चार चीजें पांच चीजें निकालनी है। अब बेटा टीसी का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, टीसी का फॉर्मूला था बच्चे यहाँ पे टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस, तो बेटा टीएफसी कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है 0, तो 10 प्लस 0 10, अगले में ये 10 था, यहाँ पे कितना है 10, तो 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28। टीसी सबको समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, एएफसी। एएफ मैंने क्या बोला था बच्चे, कि जिसका आपको एवरेज निकालना है उसे किससे डिवाइड कर दो, क्यू से डिवाइड कर दो। तो अब टीएफसी अपॉन, देखो बच्चे टीएफसी कितना है यहाँ पे 10, कितना है 10, 10 को 0 से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तरीके से इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे टीवीसी और टीएफसी कितना है 10, और यहाँ कितना है बेटा 1, तो 10 को 1 से भाग करोगे कितना आ गया 10। अब यहाँ पे कितना आ गया 10, टीएफसी तो सेम ही रहने वाला है, अब किससे डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ पे क्यू 2 है, तो डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया यहाँ पे 5। क्लियर है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, एबीसी। क्या निकालना है बच्चे, एबीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीवीसी अपॉन में, ठीक। अब टीवीसी को ले लेते हैं जी, टीवीसी का है ये रहा, तो बेटा 0 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही है। फिर यहाँ पे 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना है बेटे 18, 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया यहाँ पे 9। आ गया समझ फॉर्मूला कैसे लग रहा है बच्चे, ठीक है। अब अगला क्या है, एसी। क्या है, एसी। एसी कैसे निकलेगा भाई, सिंपल है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो अब टोटल कॉस्ट पे आ जाओ बच्चे, टोटल कॉस्ट ये रही, इसको यहां 0 से डिवाइड करोगे अगेन इनफाइनाइट। ठीक है जी, 20 है, 20 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, फिर कितना है बेटा यहाँ 28, 28 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 14। समझ आ रहा है भाई डिवाइड कैसे हो रहा है फॉर्मूला, क्लियर है। अगला क्या है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। अगली क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। अगर आपका क्यू सीरीज के अंदर है, सीरीज का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, तो सिंपल टीसी का डिफरेंस क्या होगा हमारा, एमसी होगा। कैसे, पहला तो बेटा 10 है ना, तो पहला तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा आपका डैश, क्योंकि 10 से ऊपर कुछ है ही नहीं। 20 में से 10 गए कितने बचे, 18 में से 10 गए 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए, आ गया मार्जिनल कॉस्ट। समझ आ रहा है, टीसी को घटाते जाओ क्या आता चला जाएगा बेटा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट आता चला जाएगा। क्लियर है, ये आपके एक तरीके से क्या है बच्चे, सारे के सारे फॉर्मूलाज है जिसकी बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी कुछ टिप्स समझो। कहता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल, ये तो हमें पता ही है। जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा, समझना हम यहाँ पे कैसे, भाई टीसी का फॉर्मूला क्या है बच्चे, यहाँ पे टीवीसी प्लस, अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको पता है टीवीसी क्या होता है, 0, बिजली का बिल कितना आएगा 0, तो यानी मान लो अगर टीएफसी 10 है तो टीसी भी कितना होगा उस टाइम पे 10 ही तो होगा। तो यानी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी और टीवीसी क्या रहते हैं बेटा आपस में, सॉरी टीसी और टीएफसी क्या रहते हैं, सेम। एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट एमसी टीवीसी एंड एबीसी आर इक्वल। पहले लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये देखो पहले लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी टीवीसी टीसी एएफसी क्या सब रहेंगे, सारे क्या रहते हैं बेटा, यहाँ पे भी देखोगे तो सब क्या रहते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे हमारे सारे के सारे, ठीक है। अगला, सम ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी नॉट टीसी। अब ये कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कब होती है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि बेटा एमसी का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा टीसी, लेकिन ये क्या कह रहा है,
सम ऑफ एमसी इज टीवीसी नॉट टीसी। अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कब होता है कब, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चे। अब इसके यहां पे देखिए, नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बाद में, पहले ऊपर देखते हैं हम क्वेश्चंस को। आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। अभी सिंपल याद रखना, मैं एक नोट लिख रहा हूं यहीं पे बीच में, इफ क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 देन टीवीसी इज इक्वल्स टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। मतलब अगर बच्चे आपका क्यू 0 से ना स्टार्ट होके किससे स्टार्ट हुआ है, 1 से, तो उस कंडीशन के अंदर जो एमसी का सम होगा वो क्या होगा, आपका टीवीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वो टीवीसी। और अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, टीसी। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने क्या बोला आपको कि एमसी को जोड़ते जाओ, क्या आता जाएगा बच्चे, आपका टीसी। लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे ये कितना है बच्चे, यहाँ पे 10। मैंने क्या बोला कि अगर क्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है जी, देन टीवीसी, टीवीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा एमसी, सॉरी सिग्मा एमसी। पहला कितना आया, अगला क्या होगा, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 15 कितना आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, टीवीसी आ गया बच्चे। यहां तक क्लियर सबको। भाई हमें ये पता है कि जब टीवीसी ये रहा, मार्जिनल कॉस्ट ये रहा, तो अगर मैं 1 यूनिट पे देखूंगा तो टीएफसी भी कितना होगा बेटा, यहां पे एक तरीके से टीएफसी कितना होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे टीसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, अब टीवीसी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, टीवीसी हो गया, इससे हम एबीसी निकालेंगे, नहीं निकलेगा। टीवीसी, एटीसी, टीएफसी, टीसी। देखो यहां पे था एज्यूम फिक्स कॉस्ट आर 90। क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितनी है बच्चे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब टीएफसी है ना, टीवीसी है ना, टीसी का फॉर्मूला क्या है बेटा, टीएफसी प्लस टीवीसी। 90 जमा 10 100, 90 जमा 30 120, 90 जमा 45 135, ठीक है बच्चे। अब एटीसी निकालना है, तो एटीसी का फॉर्मूला क्या है बेटा, टीसी अपॉन में क्यू। तो बेटा 100 को 1 से डिवाइड करा 100, 120 को 2 से डिवाइड करा 60, इसको करूंगा तो बेटा 3 4 जा 3 5 जा आ गया। अब आंसर मैच करो, सही चल रहा है। यानी यही फॉर्मुलाज है जो आपको याद होने चाहिए, जो मैंने 7-8 फॉर्मुलाज लिखवाए हैं बच्चे आपको। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अब आपके यहाँ पे कहते हैं क्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, 0 1 2 3, टीसी दिया हुआ है, टीएफसी, टीवीसी, एमसी। अब यहाँ पे आपको पहले से नहीं बता रखा। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये ना हिंट वाला क्वेश्चन है बेसिकली। कैसे, आपने एक बार फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। अब आपको दिमाग कैसे लगाना है कि सर आउटपुट कितना है यहाँ पे हमारा 0, तो जी जब आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी कितना होगा सर हमारा। अब हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, कितनी है 120। और ये मान लो मेरा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। टीएफसी तो गिवन नहीं है, तो टीएफसी भी कितना हो गया बेटा यहाँ पे, अब 120 हो गया, नहीं हो गया, 120 आ गया ना बच्चे। तो आप टीएफसी पे क्या लिखो यहाँ पे, और टीएफसी हमें एक ही बार निकालना है, रीजन क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब ये 120 है तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। अब बेटा टीएफसी ए रहा, टीसी ए रहा, क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, टीवीसी। क्या निकालना है। अब बेटा अगर इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूं तो देखो टीवीसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, भाई टीसी इधर है, अगर मैं इस टीएफसी को इधर लाके इसमें से माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, टीवीसी आ जाएगा। समझ आ गया ये फॉर्मूला। बट टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। और अगर मेरे को टीवीसी निकालना है तो इसको यहीं पे छोड़ दो, इस टीसी में से ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस। माइनस करते हैं चलो बच्चे। अब भाई क्या माइनस करना है, टीसी में से टीएफसी। तो 120 में से 120 गए 0, 150 में से 120 गए 30, 180 में से गए 60, 200 में से गए, आ गई जी। अब फिर से वही रूल क्या कि यहाँ पे क्यू कैसे चल रहा है बेटा, सीरीज में 0 1 2 3 4 है। मैंने क्या बताया, टीसी का डिफरेंस, टीसी का पहला देख लो जी कितना है, डैश ही आएगा पहला। तो 150 में से 120 गए, 180 में से 150 गए, 200 में से 180 गए। है इजी अगर फॉर्मूले आते हो, ठीक है, फॉर्मूले आने चाहिए बस आपको, फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एज्यूम फिक्स कॉस्ट आर 10। क्या मानना है हमें? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं TFC इज इक्वल्स टू, चलो जी हमने ये एज्यूम कर लिया। अब Q किससे स्टार्ट हो रहा है? तो मैंने क्या लिखवाया था कि अगर Q 1 से स्टार्ट होगा तो समेशन ऑफ TVC होगा। किसका होगा ये? समेशन ऑफ। अब TVC अगर निकालना है तो पहला कितना आया? 6, 6 जमा 5, 11 जमा 4 15, और 15 जमा 6 TVC आ गया, TFC आ गया। क्या निकालना है जी हमें? TC। कैसे निकलेगा? दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। 10 जमा 6 16, 11 जमा 10 21, 15 जमा 10 25, 21 जमा 10 31। आंसर देख लो। क्लियर है? अगला पार्ट। अब यहां से होता है दिमाग लगना स्टार्ट। स्टेट क्वेश्चंस निकाल लोगे। यहां पे आते हैं कि आपके फिलअप्स। फिलअप्स का एक रूल बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि उसे ना हमेशा आपको लाइन टू लाइन भरते जाना है। बढ़ते जाओगे क्वेश्चन होता चला जाएगा, यानी चेन बनानी है आपने। कैसे? पहले देखो Q किससे स्टार्ट है जी? 1 से। तो यानी कि MC और TVC का लिंक देखना है अब हमें। बट TVC का डिफरेंस MC और MC का समेशन TVC। तो पहला TC कितना है? TVC कितना है? 10। तो बेटा MC तो क्या आने वाला है मेरा? डैश। पहला कितना हो जाएगा? सॉरी 10 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे क्यों? इसका डिफरेंस ही तो होता है। 10 से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 10 माइनस 0 कितना होगा? 10 हो गया। अब मेरे को ABC निकालना है। ABC का फॉर्मूला क्या है बेटा? TVC डिवाइडेड बाई Q। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया यहाँ? क्लियर? अब नीचे आपके पास ये चीजें गिवन है, तो भाई मेरे को पता है कि अगर Q 1 से स्टार्ट है तो TVC का डिफरेंस MC है, MC का समेशन क्या है? TVC। तो अगर इस 6 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 10 में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? समझ आ गया? ये 16 कैसे आया? भाई समेशन ऑफ MC क्या है? यहाँ पे TVC है। तो 10 में मैंने क्या ऐड कर दिया? ये वाला 6, 16 आ गया। अब आपके पास बेटा TVC भी है और ABC भी है। मुझे क्या निकालना है? Q। क्या निकालना है? अब फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। ABC इज इक्वल्स टू TVC अपॉन में Q। ABC इज इक्वल्स टू TVC अपॉन में Q। मुझे क्या निकालना है बच्चे? Q। तो Q को ऊपर भेज दो, TVC अपॉन में ABC। यही फॉर्मूला बन गया अपने आप। तो बेटा TVC अपॉन में ABC। 10 को 10 से करोगे 1 आ रहा है, तो 16 को 8 से करोगे कितना आएगा? 2। हो गया ना आराम से। अब आपको TVC दिया हुआ 27, Q दिया हुआ, तो ABC क्या होता है? TVC डिवाइडेड बाय Q। तो कितना आ गया बेटा? ये 9। और MC कैसे निकलेगा? डिफरेंस ऑफ TVC। 27 में से 16 गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 13 दिया हुआ है। देखो दो ही चीजें चल रही हैं, TVC को घटाओगे MC, MC को ऐड करोगे तो TVC। अब इस 13 को क्या करो बेटा? यहाँ पे ऐड कर दो। कितना आ गया? ये 40। फिर फॉर्मूला क्या है? Q का फॉर्मूला क्या है? TVC डिवाइडेड बाई ABC। तो 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? ये ठीक है। फॉर्मूले यही चलेंगे गिने चुने आपके, नया फॉर्मूला नहीं है कोई भी, ठीक है। अब और देखते हैं यहाँ पे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें TFC हो, तो सबसे पहले कोशिश ही हमें करनी है कि हमें क्या ढूंढना चाहिए? TFC ढूंढ लो। तो TFC ढूंढते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पे आने वाली है। अब आप यहाँ पे सारी जगह पे देखो, कुछ भी दिख रहा है हिंट कि भाई हम पहला दूसरा पार्ट कहां से उठाएंगे इसके अंदर? दिख रहा है कहीं पे भी हिंट? नहीं दिख रहा अभी। अब हमें हिंट ढूंढना पड़ेगा। पहली लाइन हमारी क्या है बच्चे? यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्या है ना, इसके अंदर आपको बेटा TFC गिवन होगा। क्वेश्चन में TFC क्या होगा बेटा आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे हम मानते हैं कितना गिवन है? TFC आ गया। TFC की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा? AFC। कैसे? AFC TFC डिवाइडेड बाई Q। तो पहला कितना हो गया? दूसरा कितना हो गया? 30। तीसरा दिया ही हुआ है, चौथा कितना हो जाएगा? AFC आ गया जी हमारे पास। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट किसका डिफरेंस होता है? इसका होता है ना। आप छोड़ दो भाई, TC दिया हुआ है यहाँ पे, TC दिया हुआ है, तो TC में से अगर मैं TFC घटा दूं, 82 में से क्या माइनस कर दूं? 60। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? TVC आ गया। ऐसे ही अब आप देखो गिवन क्या क्या है। यहाँ पे आपको AFC गिवन है, ये गिवन है मार्जिनल कॉस्ट। अब जब क्योंकि ये Q किससे स्टार्ट है बेटा मेरा? यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। Q किससे स्टार्ट है मेरा? तो जो TVC है वो किसका समेशन है बेटा? MC का ना। तो इस MC को क्या कर दो बेटा यहाँ पे? ऐड। कितना हो गया ये यहाँ पे? मार्जिनल कॉस्ट से TVC आ गई। अब आपके पास बेटा TFC भी है और TVC भी है, तो इसको सम कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? भाई TC का फॉर्मूला क्या होता है? TVC प्लस, अब ये 99 है,
अब आप देखो हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पहले उसके लिए हमें दिख रहा है कि टीएफसी है 60 और टीसी है 99। तो इस 99 में से क्या माइनस करो बेटा, 60, कितना आ गया यहाँ पे 30, और इस 39 में से क्या माइनस कर दो आप यहाँ पे 30, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई। देख रहे हो चेन कैसे कंप्लीट होगी, लिंक से लिंक जोड़ते चले जाओ, किसका फॉर्मूला किसमें ऐड होने वाला है। अब जब नीचे आओगे तो टीवीसी चाहिए जी मेरे को, यहाँ पे क्या चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या मिला हुआ है यहाँ पे, इसको जोड़ दो इसमें, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 आ गया। अब टीसी चाहिए तो क्या होता है बेटा, टीसी टीवीसी प्लस टीएफसी, 60 और 49 10, ठीक है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अ डिफरेंट कॉस्ट, इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इसे भी आप 100% में लेके चलना कि एक क्वेश्चन रिलेशनशिप किसी भी कॉस्ट का जरूर आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब एक एक करके यहाँ पे समझेंगे बेटा। सबसे पहले रिलेशनशिप देख रहे हैं हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का। तो आप सिंपल पहले इस पूरे टेबल को समझिए भाई। एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है बेटा, लगातार कम हो रही है, एक जगह पे आके क्या हो जाती है कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो जाती है इंक्रीज। ही हम कई बार पढ़ चुके हैं अब तक। सेम मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था एसी, एबीसी और मार्जिनल कॉस्ट, तीनों पहले गिरती है, कांस्टेंट होती है, फिर इंक्रीज होती है। अब ये भी घट रही है, यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गई, उसके बाद क्या हो गई बेटा, यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्लियर है। अब इस रिलेशन को जब हम शो करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। कहता है व्हेन एसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है बेटा, कम होती है। देन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी बेटा, हमारी एवरेज कॉस्ट से कम होगी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दोनों चीजें घट रही हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी घट रही है और एवरेज कॉस्ट भी घट रही है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा, हमारी एवरेज कॉस्ट से क्या है, कम है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा, हमारी एवरेज कॉस्ट से कम है। सारे एक से एक हो रहे हो तुम्हें। देखिए बच्चे यहाँ पे आपका बेटा स्टार्टिंग से यहाँ पे कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब कम हुआ तो यहाँ पे आपने देख लिया, पहला पॉइंट क्या बोला गया बेटा कि एसी घटेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी घटेगी, लेकिन दोनों में से मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी, पहले कम रहेगी। पहला पॉइंट क्लियर होता है जी। दूसरा, एमसी कर्व कर्व्स द एसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी एमसी इज इक्वल्स टू एट पॉइंट पी। देखो बेटा यहाँ पे देख रहे हो आप, एक ना इकोनॉमिक्स का रूल समझो, जो भी चीज ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगी और जो भी चीज कम होगी वो हमेशा उसके नीचे से जाएगी। अब उसने पहले पॉइंट में देखो क्या बोला, कहता है व्हेन एसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट एमसी इज लेस देन द एसी बिफोर पॉइंट पी। पॉइंट पी कहां है बेटा, ये रहा, ये एसी कर्व है, और येलो वाला क्या है बेटा मेरा, एमसी कर्व है। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट पी से पहले पहले एमसी का है, उसके नीचे है या नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उससे कम है, ठीक है। पॉइंट पी के बाद क्या हो जाएगा, और कह रहे हैं इंटरसेक्ट कब करेंगे बेटा, इस पॉइंट पी पे करेंगे, अपने मिनिमम लेवल पे। मिनिमम लेवल पे क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बच्चे। व्हेन एसी राइजेस, जब एसी क्या होगा, यहां के बाद क्या हुआ बेटा, बढ़ना स्टार्ट हुआ, एमसी आल्सो राइज, एमसी भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, क्या हो गई कि अब एमसी ज्यादा हो जाएगा किससे, एसी से। एमसी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा किससे बेटा, यहाँ पे एसी से। तो देखो बच्चे यहाँ पे, अब when AC rises MC is greater than AC F point A P पे, क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया ना, ये डायग्राम कहाँ गया, नीचे, और ये कहाँ चला गया, उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे MC क्या हो गया, AC से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये डायग्राम भी लॉजिकल बने हुए हैं आपके, जैसे जैसे आपके पॉइंट्स है वैसे वैसे क्या बनेंगे बेटा, पॉइंट्स आगे इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। कहता है विद इंक्रीज इन द AC MC राइजेस एट अ फास्टर रेट, जैसे जैसे AC बढ़ेगा एमसी भी बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, फास्टर रेट से बढ़ेगा। तो अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन समझो, रिलेशन समझो बेटा। यहां पे कहता है कि एसी घट रहा है तो एमसी भी घटेगा, लेकिन एमसी कम घटेगा, एसी ज्यादा घटेगा। फिर एक लेवल पे, मिनिमम लेवल पे जाके ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर इंटरसेक्ट कर देंगे। उसके बाद एसी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे एमसी एसी से ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे किसका है बेटा, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। फिर से याद रखो बेटा, अगर तीन चीजें याद कर ली ना, एमसी एबीसी एसी, तीनों का रूल सेम चलना है, पहले घटेगा, मिनिमम होगा, फिर बढ़ जाएगा। तीनों का रूल सेम है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे सेम ही चल रहा है भाई। पहले क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रही है, सॉरी ये भी घट रही है, एबीसी और एमसी भी घट रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एमसी कम घट रही है, किसके कंपेरिजन में, एबीसी के। उसके बाद क्या हुआ, एक इनका क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आ गया, ठीक है, लेकिन एबीसी का कोई मिनिमम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, बेसिकली कह सकते हैं हम।
उसके बाद एबीसी बढ़ना स्टार्ट हुआ, एमसी भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन एमसी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है किसके कंपैरिजन में, एबीसी के। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे, इसके अंदर देखो जब बनाएंगे तो देखिए, कहता है व्हेन एबीसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट एमसी इज लेस देन द एबीसी। वही चीज है जो पहले वाले पॉइंट में थी, बिफोर पॉइंट पी। तो देखो यहां पे नीचे है नहीं है एमसी, भाई एमसी क्या है, एबीसी के नीचे है। MC कर्व कट्स द ABC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, अपने मिनिमम पॉइंट पे वो क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी। व्हेन ABC राइजेस, जब ABC बढ़ेगा, MC इज ग्रेटर देन ABC, तो MC क्या हो जाएगी बेटा, ABC से ज्यादा हो जाएगी। या हम और सिंपल लैंग्वेज में याद करें, आफ्टर इंटरसेक्शन MC कर्व ऊपर हो जाएगा और ABC कर्व उसके, सिंपल है ना। ठीक है, तो आप 3 पॉइंट्स याद कर लो इसमें, क्या 3 पॉइंट्स आएंगे इसमें, यानी 3 स्टेजेस आएंगी। पहले दोनों घटेंगे, घटने में पहले क्या होगा, एमसी नीचे रहेगा और एबीसी ऊपर रहेगा, फिर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसके बाद वो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब एमसी कब ऊपर चला जाएगा और एसी कब क्या हो जाएगा बच्चे उसके। ठीक है, अब एसी और एबीसी के बीच में रिलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों में तो रूल सेम ही लग रहे हैं, एसी एबीसी एमसी तीनों सेम ही चल रहे हैं ना। तो यहां पे भी देखो, अब भाई यहां तक क्या हो रहा है, ये दोनों घट रहे हैं, ये भी, लेकिन यहां पे उल्टा है, एबीसी भी घटेगा, एसी भी घटेगा, लेकिन एसी एबीसी से क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। एसी क्या है बेटा, यहाँ पे ज्यादा है, नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद जैसे ही एबीसी बढ़ेगा तो एसी भी बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ेगा, यानी एसी हमेशा क्या रहने वाला है मेरा, ज्यादा ही रहने वाला है। एसी क्या रहने वाला है हमेशा मेरा, तो देखिए कैसे एसी रहा ना, ऊपर नहीं रहा। देखो डायग्राम प्रेजेंट करता है नहीं करता चार्ट को कहीं ना कहीं। अब आप देखो क्या हुआ, एबीसी इज अ पार्ट ऑफ एसी, एबीसी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है बेटा, एबीसी का पार्ट है, बिकॉज एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। बोथ एसी एंड एबीसी आर यू शेप्ड रिफ्लेक्टिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दोनों ही क्या बनते हैं बच्चे मेरे, यू शेप बनते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड एबीसी इज, मैं देखो इसने फॉर्मूला बोला बच्चे आपको क्या, कि एसी किसके बराबर है, एएफसी प्लस, तो अगर मैं एसी में से एबीसी माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे एएफसी आ जाएगा ना। तो वही चीज उसने यहां बोल दी, एसी एंड एबीसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एएफसी नेवर बिकम जीरो। ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। जब फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगी तो एएफसी भी कभी जीरो। मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व ऑक्योर्स अर्लियर देन द एसी, लेकिन जो मिनिमम पॉइंट होगा ना वो एबीसी का ज्यादा पहले आ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, एसी कर्व के। ठीक है, देखो डायग्राम अपने आप में ना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब एसी इसके ऊपर ही चला आ रहा है ना, अगर मैं इस टेबल में देखूं, पिछले वाले में देखो, ऊपर से नीचे यहां तक देखिए आप, कहीं पे भी ऐसा हुआ है कि वो उससे नीचे जा रहा है, नहीं, एसी क्या जा रहा है, उससे ऊपर ही रह रहा है। तो डायग्राम में भी वो कहां पे शो हो रहा है, उसके ऊपर ही शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आता है प्रॉब्लम, ये जरा ध्यान से समझना, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितनी भी यहां 2-4 प्रॉब्लम्स दी हुई है। पहली प्रॉब्लम है बच्चे हमारी, कहता है व्हाई द गैप बिटवीन द एबीसी एंड एसी इज मोर इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में देखो एबीसी और एसी का डायग्राम निकाल लो पहले। ये कहता है स्टार्टिंग में ये गैप ज्यादा क्यों होता है और बाद में ये कम क्यों हो जाता है। क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर। ठीक है, पढ़ते हैं जी। कहता है इन इनिशियल स्टेज इंपैक्ट ऑफ एएफसी इज मोर, बट इन लेटर स्टेज व्हेन एएफसी लॉसेस इज इंपैक्ट एबीसी एंड एसी गेट क्लोजर बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एएफसी कैन नेवर बी जीरो। भाई स्टार्टिंग में देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, जब भी आप किसी की भी एवरेज निकालोगे ना तो स्टार्टिंग में क्या होगी बेटा, वो कम होती चली जाएगी। लेकिन मान लो पहले 10 आई है, फिर 8 आएगी, फिर कितनी आएगी 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, यानी ये जो गैप है ये क्या होता चला जाएगा। आपको मैंने जब एएफसी कर्व बनाया था तो मैंने क्या बताया था, वो फ्लैटर रहता है। भाई क्यों रहता है वो फ्लैटर, उसका रीजन है, वो हाइपरबोला क्यों बना था, क्यों, क्योंकि जब आप डिवाइड करते जाओगे ना वो पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे 11 है, और मेरे को टीएफसी कितना दिया हुआ है 10। तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये गैप क्या होता चला जाता है बेटा, हमारा कम होता चला जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में वो जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, और एंड में आते आते वो गैप क्या हो जाता है बेटा, हमारा मिनिमम पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एबीसी। तो बेटा तीनों ही सिमिलर है, फिर से वही लगेगा रूल, तीनों कम हो रही है जी। आप बस इसमें देखो कौन किससे ज्यादा है। भाई एसी ज्यादा है दोनों से, है कि नहीं है। भाई एबीसी, एसी और एमसी में तीनों में से ज्यादा कौन से घटते हुए,
तो यानी ये ऊपर रहने वाला है। अब देखो डायग्राम बाद में देखेंगे, दिमाग में क्लिक करो फोटो, क्या एसी ऊपर रहने वाला है क्योंकि ये ज्यादा है। एक पॉइंट सबका क्या आएगा बेटा, इंटरसेक्शन का आने वाला है, जहां पे ये तीनों काटेंगे आपस में। और उसके बाद नीचे आके देखो क्या हो रहा है, अब भी कौन सा ज्यादा है, अब बेटा ज्यादा कौन सा है, यहाँ पे एमसी ज्यादा आ रहा है तीनों डायग्राम में। अब चलो डायग्राम पे आते हैं, देखो बेटा ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये एसी कर्व है। एसी कर्व क्या होता है बेटा, यू शेप बनता है। एबीसी कर्व भी क्या बनता है, यू शेप बनता है। लेकिन ये क्या हुआ, एमसी कर्व पहले यहाँ आया, यहाँ कांस्टेंट हुआ, इसने यहाँ पे काटा किसको बेटा, पहले एबीसी को। किसको काटा, फिर आगे किसको काटा इसने, एसी को। और इसके बाद एमसी कर्व क्या हो गया, ज्यादा। यही हमने टेबल में देखा, नहीं देखा, यहाँ पे एंड में आते आते एमसी क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे एमसी कर्व सबको क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया। ठीक है, अब इनके रीजंस पढ़ते हैं। कहता है when MC, AVC, AC falls with an increase in the output, MC is less than the AVC and AC before point P। इस पॉइंट P से पहले ये MC क्या होता है, इन दोनों से कम होता है। तो कम होता है, तो देख रहे हो इनके नीचे ये वो दिख रहा है ना बच्चे, ये इनके नीचे चल रहा है। MC curve cut the ABC curve at its minimum point P before it cuts AC at its minimum point Q। इसका मिनिमम पॉइंट क्या है बेटा, P, और इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, तो दोनों को अलग अलग पॉइंट पे ये काटेगा। When AC and ABC rises, MC is greater than the AC and ABC। तो लास्ट स्टेज क्या आ जाएगी, जब ये दोनों बढ़ने स्टार्ट हुए। देखो ये स्टेज है, यहाँ बढ़ा, ये भी बढ़ा, लेकिन जब ये बढ़ने स्टार्ट होंगे तो MC क्या होगा, इनसे ऊपर निकल जाएगा। तो MC क्या हो गया बेटा, इनसे ऊपर चला गया। कहता है विद इंक्रीज इन द AC and ABC, MC rises a faster rate। जब दोनों बढ़ेंगे तो MC क्या बढ़ेगा बेटा, थोड़ा तेज रेट से बढ़ेगा, किसके, इन दोनों के कंपैरिजन में। अब रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीसी, तो इसमें ना ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल है ये। टीसी का ग्राफ अलग जाएगा, एमसी का ग्राफ कैसे, कहता है व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एमसी फॉल्स। भाई एमसी क्या है, टीसी का डिफरेंस है ना बच्चे। तो कहता है जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमसी क्या होगा, उस टाइम पे घटेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से घटेगा। देखो टीसी यहाँ पे बढ़ रहा है, एमसी क्या हो रहा है यहाँ पे, दोबारा देख लो, टीसी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, एमसी यहाँ पे क्या हो रहा है। When the rate of increase in TC stop, diminishing MC is at a minimum point। जब बेटा ये बढ़ना बंद हो जाएगा तो MC किस पे आ जाएगा, अपने ये वाला जो पॉइंट है, देखो मिनिमम पॉइंट है नहीं है इसका ये। तो यहाँ पे MC क्या हो गया, एक तरीके से कांस्टेंट दिख रही है स्ट्रेट लाइन आपको। क्या बोला उसने, when rate of increase in TC stop diminishing, जब TC घटना या सॉरी बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद। यहाँ पे आके क्या हो गया, ये यहाँ पे मैक्सिमम पे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट। when TC start increasing at an increasing rate, और जब टीसी फिर बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा, रेट ऑफ एमसी स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो एमसी भी क्या होगा बेटा, फिर बढ़ना स्टार्ट। तो ये कैसे चल रहा है, कोई बताएगा कौन सा लिंक हुआ इनके बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ ना बेटा, कि टीसी घट रहा है तो एमसी भी घट रहा है, टीसी बढ़ रहा है तो एमसी भी। अब ये देखो, कहता है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द एटीसी एंड एबीसी डिक्रीजेस विद द कोस्ट फॉल एंड अल्टीमेटली बिकम जीरो। कहता है जो एटीसी और एबीसी का जो गैप है ना बेटा, वो कम होता चला जाता है, कब, जब कोस्ट कम होती है, और अल्टीमेटली बिकम जीरो। क्या बेटा ये जीरो होते हैं कभी, एटीसी जीरो हो सकता है। भाई एटीसी इज अ समेशन ऑफ एएफसी एंड एबीसी, टीएफसी कभी जीरो होना नहीं है, तो एएफसी भी कभी जीरो लिखा गया है, फॉल्स। The difference between the ABC and AC, AFC which falls with an increase in the output, but it can never be zero। ये कभी भी जीरो। Total cost is the sum of marginal cost at each level of output। ये भी false है। क्या बोला मैंने आपको, each level of output पे नहीं है। अगर आपकी आउटपुट लेवल Q कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, तो TC क्या होगा, समेशन ऑफ MC होगा। अगर आउटपुट लेवल हो रहा है 1 से स्टार्ट, तो TBC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा वहां पे वो। अब the difference between the TC and TBC goes on decreasing with every level of output। कहते हैं TC और TBC का जो गैप है बेटा, वो हमेशा कम होता चला जाएगा, false, because TC is the sum of TC and TFC remain। तो कम होगा गैप, समझो ये TFC है, ये तो रहने वाला है 10 हमेशा ही। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, TC और TBC का गैप जो है वो कम हो जाएगा। भाई TC किससे निकलता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। मान लो ये पहले 10 था, फिर ये 20 था, ये 30 था, तो ये कितना हो गया, 20।
ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया, तो क्या ये गैप कम हो रहा है, गैप क्या होता जाएगा, कहते हैं कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगला टीसी एंड टीएफसी कैन बिकम्स इक्वल, टीसी और टीएफसी इक्वल हो सकते हैं, डायग्राम में भी बताया था ना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो यहां लिखा है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर टीएफसी रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड एज वेल एज अ लॉन्ग पीरियड, सही बात है, फिक्स कॉस्ट बेटा शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन दोनों में फिक्स्ड ही रहती है, नहीं होती ना, लॉन्ग में क्या हो जाती है वो वेरिएबल हो जाती है, लॉन्ग में क्या हो जाती है वो, तो लिखता है इन लॉन्ग रन टीएफसी बिकम्स अ वेरिएबल कॉस्ट। अगला एएफसी फॉल्स एट अ कांस्टेंट रेट विद द इंक्रीज इन द आउटपुट, क्या एएफसी कांस्टेंट रेट से घटता है, समझो भाई ये टीएफसी है, करके देख लिया करो अगर ऐसा कोई डाउट आए, 10 10 10 क्यू ले लो यहाँ पे 1 2, अब आप इसका एएफसी निकाल लो बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा, पहला 10, 10 को भाग करूंगा 5, फिर घटाऊंगा कितना आ गया 3 पॉइंट, क्या ये कांस्टेंट रेट से घट रहा है, नहीं घट रहा, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो गया इसका, ठीक है। प्रूफ करके देख लो एंड टू एंड इसको अगर करना हो तो आपने। अब अगला एएफसी नेवर टच एक्स एक्सिस एंड नेवर टच वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपको बच्चे किसी चीज को एक्स एक्सिस टच कराना है या वाई एक्सिस टच कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे जीरो, तो एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा, तो वो कभी भी टच नहीं करेगा। एज सून एज एमसी राइजेस एसी विल आल्सो राइजेस, कहते हैं जैसे ही एमसी बढ़ना स्टार्ट होगा तो एसी भी बढ़ेगा, नहीं, व्हेन एमसी राइजेस एसी में फॉल और रिमेन, ठीक है।